हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के इतिहास के पाठ 1 के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। इस वीडियो में हम पाठ के प्रश्न उत्तर को जानेंगे, लेकिन पाठ की प्रमुख बातों को पहले अवश्य जान लेंगे। इसको मानचित्र के माध्यम से भी थोड़ा समझ लेंगे। मैं ये वीडियो केवल प्रश्न उत्तर के लिए बना रहा हूँ, तो आप सबसे यह को सुझाव है कि आप अपने पाठ को विस्तार से अवश्य पढ़ लीजिएगा और उसके अनुसार फिर आगे जब प्रश्न उत्तर को आप देखिएगा तो ज़्यादा सहूलियत होगी। तो आइए पाठ को पहले समझते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। हमको पता है यूरोप क्या है, एक महादेश है, एक महाद्वीप है। और राष्ट्रवाद, तो पहले यह समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र का मतलब होता है देश, वाद का मतलब होता है उसके प्रति एक भावना। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्नेह, ये राष्ट्रवाद है। तो आइए इसको परिभाषा के रूप में समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, स्नेह है, इस प्रकार की अगर भावना है तो वह राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद जो है आप में एकता की भावना लाती है। यह राष्ट्रवाद एकता के भावना का वाहक होती है, यही बताया गया। अब हम सबको पता हो गया कि राष्ट्रवाद क्या है, तो अब समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या मतलब है, जो शीर्षक इस पाठ का है। तब आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को फैलाया। एक क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और यूरोप के लोगों को एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। किसने? फ्रांसीसी क्रांति ने। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की एक लहर चली, जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। इस 19वीं शताब्दी में इस सब के पीछे फ्रांसीसी क्रांति था। इस तरह का एक राष्ट्रवाद का एक लहर ऐसा चला कि पूरे यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देशों कि कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर, यानी इन देशों कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने, जिनकी ये जो देश बने ये कई सारे छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बने, जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड, बुल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए इस यूरोप के राष्ट्रवाद के चलते। आइए पहले यह देखते हैं कि विश्व का नक्शा देखते हैं, आज विश्व है कैसा। अब देखिए आज का विश्व जो है, जो इस प्रकार है। देखिए हम चूंकि पढ़ रहे हैं यूरोप के राष्ट्रवाद को, पहले ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ हम सबको पता है कि हमारा प्यारा भारत किस महाद्वीप में, किस महादेश में है। तो हमारा प्यारा भारत जो है क्या है, एशिया महादेश में है। ये आपको एशिया महादेश दिख गया। आपको दक्षिण अफ्रीका यहाँ दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका यहाँ दिख रहा है, अफ्रीका यहाँ दिख रहा है, ठीक है आपको। अब यहाँ दिख रहा है यह यूरोप, आज के कंडीशन में यह है, ठीक है। हम ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, ओशियाना यहाँ है। हमको चूंकि इस यूरोप से मतलब है। देखिए ये यूरोप कहाँ है, हमारे एशिया से सटा हुआ है। आज की कंडीशन में यूरोप की स्थिति ऐसी है, लेकिन पूर्व में यूरोप ऐसा था नहीं, ये बहुत बिखरा हुआ था। आज एक एकीकृत रूप में है। तो यूरोप में चूंकि यह महादेश है, तो महादेश ने बहुत सारा देशों का समूह कहा जाता है। तो यूरोप अभी देखते हैं। अब यूरोप को हमने तो चूंकि एक जगह एक बहुत सारे लार्ज स्केल फोटो में देखा, अब यूरोप को अलग से देखते हैं कि आज यूरोप कैसा दिखता है। आइए देखते हैं अगले। देखिए आज का यूरोप ये कैसे दिखता है। देखिए ऐसा है यूरोप। यहाँ आपको आइसलैंड दिख रहा है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है। हमको ध्यान देना है यहाँ जिस पे सारी बात हुई थी, हमको ध्यान देना है इस रोमानिया पे।
हमको ध्यान देना है इस हंगरी पर, ये आज की स्थिति में है। हमको ध्यान देना है बेसिकली इस इटली पर और इस जर्मनी पर, इस फ्रांस पर। क्रांति कहाँ हुई थी? इस फ्रांस में हुई थी। हमको यहां ध्यान देना है। अब देखिए, यह एक ऐसा देश था, ये ऑस्ट्रिया, इसी ने बहुत सारी जो उस समय छोटे छोटे राज्यों पर अपना कब्जा जमा रखा था। तो आज आपको दिख रहा है कि जर्मनी कैसा दिख रहा है, ऐसा है ना, इटली ऐसा दिख रहा है, ऐसा था नहीं। आइए देखते हैं अभी जर्मनी कैसा, कितना एक जगह दिख रहा है, पहले जर्मनी ऐसा था नहीं। आइए देखिए नीचे देखते हैं पहले कैसा हुआ था। अब देखिए कितना बिखरा हुआ है जर्मनी। ऊपर देखिए किस तरह से जर्मनी एक जगह है, देखिए यहाँ कैसे है, यहाँ देखिए कैसे है। फ्रांस तो है, देखिए ऑस्ट्रियाई, जो ऑस्ट्रिया यहाँ छोटा सा था, देखिए कितना बड़ा है, यहाँ कितने बड़े में फैला हुआ था। यानी ऑस्ट्रिया ने, ये प्रासा, ये सब जर्मनी का हिस्सा था, ये जर्मनी का हिस्सा। देखिए बटा कितना है, कितने छोटे छोटे राज्यों में बचा है। ये देखिए, ये इटली हमने ऊपर देखा ना, अगर आप फिर से देखेंगे ऊपर, देखिए ये हिस्सा इटली था, ये जर्मनी था, ये आपको जर्मनी, ये इटली, फ्रांस यहाँ है, लेकिन नीचे देखिए कितना ये बटा हुआ है। ऑस्ट्रिया जो छोटा सा यहाँ दिख रहा है आज के हिस्से में, पहले कितना फैला हुआ था। जर्मनी कितना बटा हुआ था, ये जो इटली था वो कितना बटा हुआ था। ये इस फ्रांस की क्रांति से इन सब चीज़ों में वहाँ एक नवजागरण पैदा हुआ, एक पुनर्जागरण हुआ, लोग में राष्ट्रवाद की भावना जगी, और जो एक तरह के मानसिकता के लोग थे वो सब इकट्ठा हुए और धीरे धीरे सबका एकीकरण हुआ। एकीकरण का मतलब हुआ एक हुआ। ये भी छोटे छोटे जो लघु राज्य करके देख रहे हैं, सारे के सारे इटली एक हुई। जो ये ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, इटली के कुछ जगह पे जर्मनी की जगह को छेक के रखा था, यानी इस पर कब्जा जमा रखा था। इसको उन्होंने ठीक किया। हंगरी में भी इसने अपना कब्जा जमा रखा था। ये दिख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया ने सब पे कब्जा जमा रखा था, ये पूरा साम्राज्य फैला था। तो ऑस्ट्रिया जो है ना, बहुतों पे शासन किया था। तो इसी इसके विरुद्ध में ये सारा का सारा जो राष्ट्रवाद का आंदोलन चला, इसी तरह से चला, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध चला। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये हुई। अब आप सभी पूरे पाठ को एकदम विस्तृत रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं हम अब प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न उत्तर को बढ़ने से पहले पाठ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो याद करने वाली हैं। इसे आप वीडियो को रोक करके जरूर उतारिएगा और इसको याद जरूर कीजिएगा। ये आपके जो परीक्षा में है, ये वस्तुनिष्ठ के रूप में आएगा, जिसको मैंने वन लाइनर, एक लाइन में आंसर के रूप में बना रखा है, इसको याद जरूर रखिएगा। अब देखिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है अभी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इस राजधानियों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि इन सारे देशों का चर्चा इस पाठ में है और जो पूछा जाता है। इटली की राजधानी रोम है। अब देखिए यूनान का वर्तमान नाम क्या है? ग्रीस है। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, बहुत प्रमुख सम्मेलन है, ये पूछा जाता है बहुत प्रमुखता से। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ, जिसमें वियना संधि हुई। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख का पतन 1848 में हुआ। वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। ये पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन के बाद किस युग का अंत और किसका आरंभ हुआ, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। लुई 18वां और चार्ल्स 10वां फ्रांस का राजा था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी तक हुआ और जर्मनी का एकीकरण भी उसी समय हुआ था। सेम समय में दोनों एकीकृत हुए थे। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। जाल्वेरिन जर्मन व्यवसायियों का एक आर्थिक संघ था। जाल्वेरिन जो था क्या था? एक संघ था। विस्मार्क जर्मनी का
चांसलर था। प्रसा जर्मनी का एक मजबूत राज्य था। ये किसी राजा का नाम नहीं है, एक राज्य का नाम है। नेपोलियन बोनापार्ट 1806 में जर्मनी के राज्यों को जीतकर राइन राज्य संघ बनाया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी को राज्यों को जीतकर राइन राज्य संघ बनाया। आइए आगे देखते हैं क्या है। जर्मन संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। लौह और रक्त नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लौह और रक्त नीति। और इसमें क्या होता है? इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था इस लौह और रक्त नीति से। यानी लौह और रक्त नीति बिस्मार्क ने बनाया। उसका कहना था कि चीज़ों को कैसे जीता जा सकता है, सैन्य शक्ति से ही जीता जा सकता था। आइए आगे देखते हैं। फ्रांस के शासक नेपोलियन और प्रसा के बीच 1870 में सेडोन की लड़ाई हुई। कब? 1870 में। किसमें? नेपोलियन और प्रसा के बीच। प्रसा का जो शासक था उसके बीच में 1870 में सेडोन की लड़ाई हुई, जिसमें नेपोलियन की क्या हुई? नेपोलियन हार गया। सेडोन युद्ध के बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। किसकी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की। सेडोन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण 1871 तक हुआ, जब इटली का हुआ। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेंडोवा का युद्ध हुआ। सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 में। और 1866 में भी एक युद्ध हुआ था जो जिसको सेंडोवा का युद्ध कहा जाता है। लॉर्ड वायरन इंग्लैंड का प्रसिद्ध कवि था। लॉर्ड वायरन की मृत्यु कहाँ हुई? यूनान में हो गई। ये वहाँ गया था यूनान में, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने की थी। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। अलेक्जेंडर कहाँ का था? अलेक्जेंडर जो था रूस का जार था। उसमें रूस में जार हुआ करते थे। यूनान और तुर्की के बीच युद्ध के बाद तुर्की की क्या हुई थी? हार हुई थी। एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई थी। किसके किसके बीच में? तुर्की और यूनान के बीच में। इसको याद रखने की आवश्यकता है। 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राज्य बना। कब? 1832 में। और ऑटो वहाँ का राजा बना। कोसित और फ्रांसिस डिक हंगरी के क्रांतिकारी थे। पूछ देता है कि कोसित और फ्रांसिस डिक क्या थे, और ऑप्शन में दे देता है, तो ये हंगरी के क्रांतिकारी थे। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी वार्सा है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं पाठ में आए हुए प्रश्नों को। ये वैकल्पिक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको देखते हैं। अब देखते हैं पहला क्या है। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो इसका उत्तर क्या होगा? ग, यूरोप। दूसरा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो वो क्या था आपको? हैप्सबर्ग, ऑर्लिया वंश, ब्रूबो वंश या जारशाही? तो क्या था? ब्रूबो वंश। यहाँ इसका आंसर ग होगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना था, कार्बोनरी से था, फिलिप हेटारिया से था या डाइट से था? तो फिलिप का किसके संबंध था? मेजनी का। तो कार्बोनरी से था। क्लियर है? चलिए आइए चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है हमसे? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रसा था? कौन था? तो इसमें एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के, फ्रांस में राजदूत के, प्रधानमंत्री के या गृह मंत्री के? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, नाविक था या जमींदार था? तो गैरिबाल्डी क्या था? एक पेशे से क्या था? एक नाविक था। आइए सातवां प्रश्न को देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था?
लुई 18वें ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने, या बिस्मार्क ने? तो 7वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। राइन संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों में इनको देखा भी था। आइए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, या पादरी सामंतों की? हमने ऊपर देखा भी था। तो क्या होगा? यह एक व्यापारियों की संस्था थी। आगे देखते हैं। लौह एवं रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, या विलियम ने? तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी है कि उत्तर क्या होगा इसका? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में, या 1871 में? तो संधि कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, 1871 में हुई थी। क्लियर है? आइए देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? 11 का। क जर्मनी, ख यूनान, ग तुर्की, या घ इंग्लैंड? तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? यूनान। 12वां, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, यूनान, हंगरी, या पोलैंड? तो क्या था? वो तुर्की के साथ हुई थी। आइए देखते हैं। चलिए, अब हमको देखना है यहां डैश के खाली स्थान है। डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो यहां क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपको सेडौन। यहां क्या हो जाएगा? सेडौन। दूसरा, सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। तीसरा देखते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का अंत कर दिया। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किसका अंत कर दिया? तो उत्तर होगा मेटरनिख युग का अंत कर दिया। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे, जो इटली के डैश से बचा रहा। तो क्या होगा? पोप रहते थे जो इटली के नियंत्रण से बचा रहा। आगे 5वां देखते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहां का राजा घोषित किया गया। किसे? ऑटो को वहां का राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी डैश है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। आइए आगे देखते हैं। चलिए, अब इसमें क्या है? निम्नलिखित क्या करना है? समूहों को मिलान करना है। अब यहां देखना है, समूह अ को समूह ब से मिलाना है। तो क्या होगा? अब देखिए, मेजनी को किससे मिलाएंगे? इटली से। उसके बाद क्या है? हीगेल को किससे मिलाएंगे? हीगेल एक दार्शनिक था। क्लियर है? अब बिस्मार्क जो क्या है? ये जर्मनी का चांसलर था। और विक्टर इमैनुअल क्या? यह एक राजनीतिज्ञ था। आइए, क्लियर है? आइए दूसरे वाले को देखते हैं, फिर उसका मिलान करते हैं। समूह अ को समूह ब से मिलाना है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1415 में हुआ था। घ मेरनिक का पतन कब हुआ था? कहीं मेरनिक लिखा होता है, कहीं मेरनिक लिखा होता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं होती। मेरनिक का पतन कब हुआ था? मेरनिक का पतन 1848 में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण सबको पता है, 1871 में। और सेडना का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। चलिए, उसके बाद आते हैं अब इस तीसरे वाले के, देखते हैं। कोसुत क्या? ये कोसुत एक हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता है, हमने ऊपर देखा भी है। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? ये 1829 में हुई थी। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता 1832 में हुई थी। और पोलैंड के आंदोलन कब हुए थे? ये 1863 में हुए थे। ये इस तरह से हमने मिलान किया। अब आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर को। चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका 20 शब्दों में हमें उत्तर देने। अब चलिए देखते हैं।
राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। अगला दूसरा प्रश्न, मेजनी कौन था? मेजनी इटली का साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी इटली के राष्ट्रवादियों की गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा होना, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं और राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। मेटरनिक युग क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। वियना सम्मेलन के पश्चात यूरोप के मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्न, लगभग 60 शब्दों में उत्तर इसका देना है। तो आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। उत्तर है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, लुई फिलिप का अति महत्वाकांक्षी होना। लुई फिलिप विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए इसके द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री गीजो का कट्टर प्रतिक्रियावादी होना। गीजो का वैधानिक, जो प्रधानमंत्री था लुई फिलिप का, वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध होना। लुई फिलिप का पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, जिनका शासन के कार्यों में कोई अभिरुचि नहीं था, वो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, इसलिए शासन उसका बहुत गड़बड़ हुआ। देश में बेरोजगारी और भूखमरी का व्याप्त रूप से होना, ये आपको 1848 के क्रांति का प्रमुख कारण हुआ। चलिए आइए देखते हैं। इटली और एक जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आपको हम लोगों ने पूर्व में चर्चा की ही, सारा का जड़ ऑस्ट्रिया ही था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। उत्तर देखते हैं। इटली में एकीकरण के दौरान ही जर्मनी के क्षेत्र में भी एकीकरण की समान प्रक्रिया चल रही थी। दोनों जगह अभियान और आंदोलन चल रहे थे, इटली और जर्मनी दोनों में। परंतु इटली और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया ही था। जर्मनी क्षेत्र होलेस्टीन और इटली का वेनेशिया के साथ उसके अन्य क्षेत्र ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे। यानी जर्मनी के होलेस्टीन तथा कुछ और राज्य, इटली के वेनेशिया और कुछ और राज्य किसके कब्जे में थे? ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे। कालांतर में यानी बाद में जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क और इटली के शासक विक्टर इमैनुअल के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण करना। किससे संधि में? इस जो एक संधि हुई थी बिस्मार्क और विक्टर इमैनुअल के बीच में, क्या करना था? ऑस्ट्रिया प्रासा के युद्ध में इटली को ऑस्ट्रिया के क्षेत्र पर आक्रमण करना था। फलस्वरूप यानी उसके बाद, इसके पश्चात 1866 के सेडोवा युद्ध में ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह पराजित हुआ। दोनों तरफ से जर्मनी ने उस साइड से घेरा और इटली ने इस साइड से घेरा, और क्या हुआ? ऑस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित हुआ और दोनों देशों के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे। तीसरा प्रश्न क्या है इसका? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? आइए इसके उत्तर को देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन निम्न रूप से सहायक हुआ। पहला, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। दूसरा, उसने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूप रेखा प्रदान की, जिससे इनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे है, नेपोलियन की प्रभुता और उत्कर्ष से अन्य राज्य अपनी अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने लगे।
इससे उनमें आपसी एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अगला, नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 यानी 39 राज्यों का संघ बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भाव भरा। यानी 300 पहले थे, उसको 39 बनाया, और इससे क्या हुआ, एक एकता की भाव और राष्ट्रवाद का भाव आया। इस प्रकार नेपोलियन के कार्य यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सहायक हुए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और यह है गैरीबाल्डी से संबंधित। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। आइए उत्तर देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। इसने अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को की एक सशस्त्र सेना बनाई। इसने अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किए। ब्रूवो राजवंश की सत्ता से बेदखल कर इसने क्या किया, आक्रमण किया, और ब्रूवो राजवंश को सत्ता से बेदखल कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया और विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। कहाँ का, आपको ब्रूवो राजवंश जो था सिसिली और नेपल्स, वहां विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां का शासक बनाया। गैरीबाल्डी एक त्यागी और बलिदानी व्यक्ति था। उसने दक्षिणी इटली का शासक बनने के विक्टर इमैनुअल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गैरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर किसान का जीवन जीने लगा। बहुत ही समर्पित व्यक्ति था और बहुत त्यागी व्यक्ति था गैरीबाल्डी। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? आइए देखते हैं। विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना और अपने भाई फेडरिक के देहांत के बाद, कब बना शासक? अपने भाई के देहांत के बाद, फेडरिक। विलियम प्रथम वह साहसी, व्यवहार कुशल, योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीति बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। चूंकि विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था तथा उसने शासन काल में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हुई, आधारभूत संरचना में सुधार हुए, इस प्रकार के स्वभाव और वृत्ति वाले शासक के होने किसी कार्य को करने में सहायता और सबलता मिलती है। इस प्रकार विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये लंबे लंबे प्रश्न होते हैं और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न उत्तर हो गए इसमें क्या करता है परीक्षा में, इसी में से आधा चीज पूछ देगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी तो पूरा प्रश्न याद रहेगा। अगर उसमें से आधा पूछ देगा तो आप वहां लिख सकते हैं। जैसे यहाँ है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान को बतावे। अब प्रश्न क्या पूछ देगा, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को बतावे, तो आपको कितना होगा, इतना ही, यहाँ से यहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं ये बड़े प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्या था, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताएं। आइए देखते हैं। अब पहले देखते हैं मेजनी के योगदान को। मेजनी नागरिक आंदोलनों हेतु 1820 में राष्ट्रवादियों ने एक गुप्त दल कार्बोनरी की स्थापना हुई, जिससे मेजनी का संबंध था। इसका उपयोग करके मेजनी ने उत्तर मध्य इटली के एकीकरण करके एक गणराज्य बनाने का प्रयास किया, जिसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा दबा दिया गया। 1831 में उसने नवीन इटली के निर्माण यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। निर्माण के लिए यहाँ हम लिख देंगे, ये छूट गया है टाइप में, यानी इटली के निर्माण के लिए, नवीन इटली के निर्माण के लिए यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। 1848 में मेटरनिख के पतन के बाद, यहाँ टाइपिंग में कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं, बाद फिर इटली आया, कौन, मेजनी, और संपूर्ण इटली के एकीकरण का प्रयास आरंभ किया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। काबूर, काउंट काबूर, सार्डिनिया, पिडमाउंट के
इटली के एकीकरण का पक्षधर शासक विक्टर इमैनुअल ने काबुल को अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पूछ देता है कि काबुल को किसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो आप विक्टर इमैनुअल बताएंगे। कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो आप यहाँ पढ़े रहिएगा तो पता चलेगा ना, सार्डिनिया और पिडमाउंट। अब आगे देखते हैं। 1853-54 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में फ्रांस को मदद किया किसने, काउंट काबुल ने, जिसका प्रत्यक्ष लाभ युद्ध के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में मिला। इस सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया, जहां का आपको प्रधानमंत्री कौन था, काउंट काबुल था, जिसमें काबुल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। काबुल ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। उसका यह बहुत बड़ा योगदान था एकीकरण में। आइए देखते हैं अब गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांत का एकीकरण का प्रयास किया। गैरीबाल्डी ने बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। गैरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना, काबुल के विरोध और फिर मध्यस्थता के बाद रोम अभियान बीच में खत्म हो गया। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और शेष इटली का एकीकरण 1871 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में पूरा हुआ। ये योगदान इन लोगों के एकीकरण में थे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। आइए उत्तर देखते हैं। 1848 ईस्वी को क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से नहीं होना था। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था, और इस कार्य को पूरा किया बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक के था। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया जब विलियम प्रथम तथा प्रसा का शासक बना। जब विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना तो 1862 में वो प्रसा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैन्य शक्ति सुदृढ़ की। बिस्मार्क प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, पर ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर रहा था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। किसने? बिस्मार्क ने। तत्पश्चात डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866 सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों और प्रभाव की चर्चा करें। आइए देखते हैं। क्योंकि ये प्रश्न लंबे हैं, इसके बताया गया है कि इसको 150 शब्दों में लिखने हैं, तो इसके उत्तर लंबे होने ही हैं। आइए देखते हैं। राष्ट्रवाद, प्रश्न क्या था? प्रश्न है राष्ट्रवाद के उदय के कारणों और प्रभाव की चर्चा करें, तो इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न है। पहला, यूरोप में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए, जिसने राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। दूसरा, फ्रांस की राज्य क्रांति। इसमें राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वधारण की वस्तु बना दिया। तीसरा पॉइंट क्या है? नेपोलियन का आक्रमण। तीसरा पॉइंट है, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसको वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरोध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद
यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1814-15 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। इसके काल में इसका प्रधानमंत्री पोलिग्नेक ने लुई 18वें के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा इस वर्ग को विशेषाधिकार प्रदान किया। उसके इस कदम से उदारवादियों एवं प्रतिनिधि सदन में पोलिग्निक का विरोध किया। चार्ल्स दसम ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। इस अध्यादेश के खिलाफ पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी को छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया तथा इसी के साथ फ्रांस में ब्रूबो वंश के शासन का अंत हो गया। अब पूछा जाएगा कि फ्रांस चार्ल्स दसम जो था कौन से वंश का था, तो आपको पता है जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में ब्रूबो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश गद्दी पर आई। आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों, पेरिस की जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की थी, अतः उसकी नीतियां उदारवादियों के समर्थन में तथा संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना करना था। ये आपको 1830 की क्रांति का विवरण है। आइए अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न। ये संभवतः अंतिम प्रश्न है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। आइए देखते हैं। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। उस समय फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के कारण यूनान में ही शहीद हो गया। हमने ऊपर पढ़ा भी था। यूनान में स्थिति तब विस्फोटक बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया, यानी उसमें कुचलना शुरू किया। 1821 में अलेक्जेंडर चिप सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया, परंतु वह मेटरनिक के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। परंतु जब जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। ये जार रूस का जार होता है। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की सेना नवारीनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। ये पूछता है यूनान के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो तीनों देशों की जो सेना थी वो कहाँ और किस खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्रित हुई, तो नवारीनो की खाड़ी। युद्ध में तुर्की की सेना पराजित हुई। अंततः 1829 में एड्रियानोपल की संधि ये पूछता है। और ये कौन से युद्ध के बाद? ये नवारीनो की खाड़ी में जो युद्ध हुआ था उसके बाद एड्रियानोपल की संधि हुई थी, तो याद रखना आवश्यक है, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड और फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस तरह हमने पाठ के सभी प्रश्नों को, और मैंने प्रयास किया है कि कोई भी एक पॉइंट नहीं छूटे, सबको एक जगह लाने का प्रयास किया है। आशा है इससे आपको लाभ होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको प्रेरित कीजिए कि इस वीडियो को
देखें और लाभ उठाएं। आप इस वीडियो को रोककर आप प्रश्न को आप अपने नोटबुक को उतारिएगा और आपसे फिर दोबारा आपको सुझाव दिया जाता है कि आप किताब को एक विस्तार रूप से भली भांति ढंग से उसको आप जरूर उसका अध्ययन करेंगे, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके सामने और क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।